कमला हैरिस जो अमेरिका में रहती हैं, कब के चली गई पता नहीं, उनके बाप दादा कहाँ थे, उस पर भारतीय गर्व कर सकते हैं। ऋषि सुनक अब पाकिस्तान के हैं। जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब भारतीय थे, उनके दादा चले गए, उनके पिताजी कहीं चले गए, उनका जन्म हुआ, उन पर गर्व। लेकिन आपके मोहल्ले में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी रहेगा तो उनसे आप नफरत करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ट्वीट किया है कि आखिर इस देश में दलित प्रधानमंत्री कब बनेगा। आज इस देश के सबसे शानदार, सबसे कर्तव्यनिष्ठ, सबसे एजुकेटेड पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब को देश याद कर रहा है। चुनाव आयोग से अखिलेश यादव की तू मैं शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि जानबूझकर यादवों, मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। चुनाव आयोग कह रही कि आप साबित कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे लोगों ने कहा था कि ईवीएम ठीक नहीं है तो कहा था कि बिना टच किए हुए साबित कीजिए। और वहीं आजम खान, सोचिए, आजम खान को हेट स्पीच के लिए 3 साल की सज़ा और बीजेपी के विधायकों को 800 रुपये का जुर्माना, दर्जनों पर तो केस नहीं। और सबसे बड़ी खबर है, 4 विधायकों की कीमत 400 करोड़। भारत की बात कह रहा हूं साहब। अच्छा, आप बेरोजगार हैं, गरीब हैं, आपका रोजगार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। तेलंगाना पुलिस की माने तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस के तहत 4 विधायकों की कीमत 400 करोड़ लगी थी। 50 करोड़ रुपए के साथ आरोपी पकड़े गए हैं। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये खबर देखिए, तेलंगाना 4 टीआरएस विधायक खरीदने का खुलासा, 15 करोड़ के साथ 3 गिरफ्तार। कुछ लोग खबर बता रहे हैं कि टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने में 100 करोड़ होने थे खर्च। पुलिस ने कैश सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाल है कि ये 15 करोड़ रुपए किसके थे, आए कहां से। ये ब्रिगेडियर कैडर अनुमा ने, आचार्य ने इसको ट्वीट किया है। नई दिल्ली भास्कर की खबर है ये। तेलंगाना 4 टीआरएस विधायकों को खरीदने का खुलासा, 15 करोड़ के साथ 3 गिरफ्तार है। वहीं बोलता हिंदुस्तान लिख रहा, अब तेलंगाना पहुंचा विधायक खरीद फरोख्त का खेल। टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने में 100 करोड़ होने थे खर्च। पुलिस ने कैश सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और सोचिए, ऑपरेशन लोटस की थी तेलंगाना में तैयारी। 400 करोड़ में खरीदने थे 4 टीआरएस विधायक, पुलिस ने दबोचे 3 लोग। तो ये तमाम खबरें जो आज हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, इसी देश के बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि हरदीप पुरी जो मोदी जी के मंत्री हैं, उन्होंने जिनेवा में भ्रष्टाचार के रुपए से बहुत बड़ा घर खरीदा है। मैं नहीं कह रहा हूं। इन तमाम लोगों पर आप कार्रवाई करेंगे? तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के लोग, टीवी अखबार आपसे खबर छुपा रहा है, वो खबर नहीं बताया जा रहा है जो आपके लिए ज़रूरी है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वो थ्रीट पढ़ लीजिए जिसमें मैंने कहा था। सोचिए कि जो लोग कहते हैं कि मायावती टिकट बेचती हैं, मायावती धन की देवी हैं, इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता की औकात 1000 करोड़ रुपए की नहीं है। रवीश कुमार का कहना है कि कार चढ़ने पर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता बदनाम हो जाते हैं और लोग बोइंग विमान में घुस रहे हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने पर यहाँ कांग्रेस बीजेपी में ट्विटर वॉर, आरोप प्रत्यारोप, इधर उधर की बातें जारी है, किंतु उस राजनीतिक हक एवं इंसाफ की बातें नहीं की जा रही है, जिस कारण देश में अभी तक कोई दलित पीएम नहीं बन पाया है। लगातार इन्होंने ट्वीट किया है ऐसे समय में जब अमेरिका एवं यूरोप एवं अमीर एवं विकसित देश जबरदस्त संकटों के दौर से जूझ रहे हैं तथा स्थिति को संभालने के लिए नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय हुक्मरानों को भी देश हित में यहाँ की जनता के भविष्य के लिए अपनी संकीर्ण एवं जातिवादी सोच को त्यागना ही होगा। इसी क्रम में जहाँ जांच परख जरूरी है कि दलित, पिछड़े, उपेक्षित, सच्चा हितैषी कौन, क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव को भुलाकर उनके करोड़ों अनुयायियों का कोई असली हितैषी हो सकता है, जैसा श्री खड़गे सहित अन्य विरोधी नेता उनकी पार्टी की संकीर्ण सोच से मजबूर हैं।
तो ये तमाम ट्वीट्स जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है और इसको लेकर दलित टाइम्स ने लिखा है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस बीजेपी पर ट्वीट कर साधा निशाना, लिखा कांग्रेस बीजेपी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, देश में अभी भी दलित को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए, एक बार जगजीवन बाबू बनने वाले थे, वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने एक मैगजीन में फ़ोटो छाप दिया, हमारे लोगों को तलवार की धार पर चलना होता है, नैतिकता की कसौटी पर कसा जाता है और झूठ मूठ में आपको टीवी, अखबार और यहाँ की जुडिशियरी आपको बदनाम कर देती है और हमारे लोग मान लेते हैं कि हमारे नेता भ्रष्ट हैं। 30-30 हज़ार करोड़, 40-40 हज़ार करोड़, 10-10 लाख करोड़ लोग लेके विदेश भाग रहे हैं। शहरों में किनका कब्जा है, जमीन किनके पास है, शहर की बिल्डिंगें किसके पास है, ये बिजनेस किनके पास है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर किनका कब्जा है, वो नहीं चाहते हैं। सोचिए, जो ऋषि सुनक पर नाज कर रहे हैं, जो कमला हैरिस को अपना बता रहे हैं, वो अपने पड़ोस के SC/ST OBC माइनॉरिटी को जाति और धर्म के नाम पर नफरत करते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक तो ब्रिटेन के PM बन गए, मगर इस देश में कोई दलित PM क्यों नहीं बन पाता है? मायावती ने बड़ा सवाल उठाया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार कोहराम मचा हुआ है। तो सोचिए, अब आते हैं अखिलेश यादव की खबर पर। अखिलेश जी के सलाहकार पता नहीं कौन है, कौन सलाह देता है, मुझे नहीं पता। मैंने विधानसभा चुनाव से पहले ही कहना शुरू किया था कि 200 से 250 बूथ होते हैं, 100 से 150 हर बूथ पर नाम काटे जा रहे हैं, 3 लेयर की तैयारी है और ये बात फैक्ट था। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स किए थे चुनाव के दौरान, इनको किसी ने समझा दिया कि 20,000 वोट काटे गए हैं। 20,000 की तैयारी थी 3 लेवल पे। अब 200 बूथ मान लीजिए कि एक विधानसभा में, और 100 वोट आपने यादव, शेड्यूल कास्ट और मुसलमान का उड़ा दिया, तो 200 गुने 100 कर लीजिए, 4,000, 2,000 वोट हुआ। 100 वोट अगर 250 है तो 2,500, 300 बूथ है तो 3,000 हो गया। ये थी पहली कोशिश कि 3 से 5,000 वोट उड़ा दिए जाएं। दूसरी कोशिश थी कि लास्ट ऐसे अधिकारियों की तैनाती की गई थी जहां SC/ST OBC माइनॉरिटी की संख्या है, वहां सवर्ण अधिकारियों की तैनाती की गई। और अब सोचिए, मान लीजिए कि 50 EVM भी खराब हो जाए, 10 EVM भी खराब हो जाए, वोटिंग में डिस्टर्ब हो जाए, और एक बूथ पर 500 के लिहाज से भी वोटिंग है, तो अगर 10 गुने 500 मतलब 5,000 वोट गया स्वाहा, तो 5-5 10,000 वोट हो गया। लास्ट में बार्गेनिंग, तो इस तरह से तमाम तैयारी की गई थी। खैर, यादव मुस्लिमों के 20,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाने के अखिलेश के आरोप पर ECI ने मांगा है सबूत। कहा कि साबित कीजिए 10 नवंबर 2022 तक का समय दिया गया है। इस पर एक ट्वीट दिखाऊंगा कि चुनाव आयोग को लेकर एक शख्स ने किस तरह का ट्वीट किया। एक कानपुर के अगर आप लोग रहने वाले हैं तो कानपुर से एक अखबार निकलता है, अचूक उसका नाम है। आभा शुक्ला को मैं एक ट्वीट के जरिए बताना चाह रहा हूँ। ये कोई आभा शुक्ला है, मैं इसको लगातार इनको ट्विटर पर फॉलो कर रहा हूँ और मैं देख रहा, अचूक संघर्ष नाम है। सियासी दलों पर चंदे के बहाने फंदे, सरकार के इरादे हैं बेहद गंदे। ऐसे ऐसे टाइटल ये अचूक लगाता। अगर आप लोग कानपुर के रहने वाले हैं तो इस अखबार को ज़रूर खरीदिए और ज़रूर पढ़िए, क्योंकि शानदार है ये अखबार। और मैं लगातार इसको देख रहा हूँ कि किस तरह से ये अखबार जो है वो शानदार काम कर रहा है। लेकिन सवाल है कि इसको आप पढ़ेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। इन्होंने एक बड़ा शानदार ट्वीट किया है जो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, ED हो, सबको लेकर इन्होंने एक लाइन का जो ट्वीट किया है वो शानदार है और मुझे लगता है कि इस देश के तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए। आभा शुक्ला का जो ये ट्वीट है, संजोग से कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए मैं इनके ट्वीट्स वो दिखाना चाहता हूँ जो आज इन्होंने किया है। चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ED को लेकर इन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है। लक्ष्मी पूजा को लेकर भी ये लगातार ट्वीट कर रही हैं। तो सोचिए कि किस तरह से इस देश की तमाम जो संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ED, उसको एक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये अखिलेश यादव को चुनाव आयोग चुनौती दे रहा है। लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। CBI किस तरह से नामाकरण कर रहे हैं, ED विपक्ष दल उन्मूलन प्रकोष्ठ,
सीबीआई विपक्षी दल छानबीन प्रकोष्ठ, सीएजी गैर भाजपा राज्य पड़ताल प्रकोष्ठ, ईसीआई चुनावी नतमस्तक प्रकोष्ठ, सभी बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह ही काम कर रहे हैं, तो यथोचित नाम सुझाना जरूरी समझा। तो सोचिए इस तरह की प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं। और चुनाव आयोग को की पूरी विश्वसनीयता जो है वो साख जो है वो बट्टे में लगी हुई है। और सोचिए तो अखिलेश यादव को किस तरह से चुनाव आयोग अब चुनौती दे रहा है, जबकि पूरी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। इस देश में चुनाव आयोग एक ही बार ईमानदार हुआ जब लालू यादव को चुनाव हराना था और तब टीएन शेषन थे। चुनाव आयोग तभी ईमानदार होता है जब मायावती को चुनाव मुख्यमंत्री होती हैं। चुनाव आयोग तभी ईमानदार होता है जब अखिलेश यादव होते हैं। बाकी इस देश के तमाम लोग ईवीएम को लेकर जो है वो चुनाव आयोग पर सवाल करते रहे हैं। अब आजम खान साहब की बड़ी खबर है। सोचिए हेट स्पीच को लेकर उनको 3 साल की सज़ा मिली है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि आजम खान को तो सज़ा दे दिए, अच्छी बात है, इनका क्या हुआ, जो लगातार मारने काटने की बात कर रहे थे। जिस कथित भाषण के मामले में आजम खान को 3 साल की सज़ा हुई है, उस भाषण के 30 गुना जहरीले होने पर भाजपा के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, श्याम मीरा सिंह कह रहे हैं। आप चाहें तो इन पर केस दर्ज करा सकते हैं। मैं तो इन तमाम लोगों के ट्वीट पढ़ता हूँ। डॉक्टर मिराज हुसैन ने क्या लिखा है, बोला है, सो सुनिए। मैं फिर कह रहा हूँ, यति नरसिंहानंद, परवेश वर्मा, नुपुर शर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर मुसलमानों को आर्थिक बहिष्कार की धमकी दे दे या फिर सीधे गोली मारने की, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ आजम खान पर कार्रवाई होगी। क्या यह द्वेष भावना से भरी हुई कार्रवाई है? ऐसा करना सरासर गलत है। लोग यहीं नहीं रुक रहे हैं, इससे बड़ी खबर बता रहे हैं। सोचिए किस तरह से लगातार आजम खान को लेकर लोग बटे हुए हैं और लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आजम खान को किस तरह से फंसाया गया है। लालू यादव के साथ भी यही हुआ था। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए तो भाजपा नेताओं के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और आगे प्रशांत कनौजी आरएलडी के युवा नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि सोचिए जा सकती नहीं जाना तय, अगर हिंदू होते तो 1 साल से 11 महीने की सज़ा होती। कैसे लोगों को बचाया जाता। अभी एक संगीत सोम है, उनको 800 रुपये का जुर्माना हुआ था। तो इनकी विधायकी को ख़त्म करने के लिए लालू यादव चुनाव न लड़ सके, इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह की सज़ा दी जाती है। तो अब तक तो रवायत यही रही कि हेट स्पीच परोस कर लोग ओहदेदार होते रहे हैं। नाम का बड़ा फ़र्क होता है। मनोज झा ने ट्वीट किया है, हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सज़ा। मनोज झा बोले, अब तक तो रवायत यही रही है कि हेट स्पीच परोस कर लोग ओहदेदार होते रहे, नाम का बड़ा फ़र्क होता है। तो सोचिए एक तरफ जो लोग हेट स्पीच करते हैं, नफ़रत की बयानबाजी करते हैं, वो सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं। और अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। सोचिए 50,000 रुपये जुर्माना करके TV18 ग्रुप को छोड़ दिया गया। वार्निंग देकर भारत के सबसे विषैले एंकर अमन चोपड़ा को छोड़ दिया जाता है। एफआईआर दर्ज होने पर भी, फेक न्यूज पर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ये इस देश में जाति और धर्म का कमाल है और इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी है। उसका पढ़ा लिखा तबका जो है वो अपने अपने घरों में बैठा है, अपना अपना पोटली लेकर बैठा है। और 90% उसकी आबादी लाचार, बेबस है, गरीब है, मजदूर है। जो 10% आबादी है वो अपनी अपनी पोटली में लेकर बैठा है कि हम बोलेंगे तो आफत में आ जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। जो समाज सड़कों पर नहीं निकलता वो अपने सर पर अपने कंधे पर लाश उठाता है। आप अगर अपनी 10% जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो शहरों में हैं, पढ़े लिखे हैं, सिस्टम में हैं, अगर वो नहीं बोलेंगे तो बारी आपकी ही आएगी। अगला आजम खान आप ही होंगे, अगला लालू यादव आप ही होंगे। जो गरीब है, मजदूर है, लाचार है, बेबस है, उसके पास सलाहियत नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको शूद्र और अछूत रखा गया है, उसको मजदूर और मजबूर रखा गया है। गलती उसकी नहीं है। मैं गलती उन 10% लोगों को मानता हूँ जो सिस्टम में हैं और अपनी अपनी पोटली लेकर बैठे हुए हैं। नाव डूबेगी तो तुम भी डूबोगे, याद रखना। तो ये राजनीति की सबसे बड़ी 4 खबरें थी, जिस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और शुक्रिया आकाश आनंद, BSP के युवा नेता हैं, सिर्फ याद दिलाने के लिए देश को कि देश के पहले बहुजन राष्ट्रपति
मैं बार बार कह रहा हूँ, आकाश आनंद जैसे जैसे आंदोलन से जुड़ रहे हैं, उनकी भाषा, उनकी समझ लगातार तीखा होता जा रहा है। देखिए, देश के पहले बहुजन राष्ट्रपति KR नारायणन जी जो जीवन भर देश के संवैधानिक मूल्यों, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़े रहे, उनकी जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। BP सिंह प्रधानमंत्री थे, KR नारायण साहब राष्ट्रपति थे, वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे तो वही राष्ट्रपति थे। जजों की भर्ती की फाइल लौटा दी थी, उसके बाद भारत को पहला दलित जज मिला। गुजरात दंगा में इन्होंने कहा, सरकार से सवाल पूछ लिया था, तब वाजपेयी को जाकर मोदी जी को कहना पड़ा था कि राष्ट्रधर्म निभाइए। यही नहीं, वाइस चांसलर की नियुक्ति पर उन्होंने कहा था, सुखदेव थोराट कमेटी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कि हर इंटरव्यू में SC ST OBC माइनॉरिटी का एक प्रोफेसर रहेगा। बाबा साहेब के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इस देश के नागरिक थे KR नारायणन साहब। उसी दौर में बाबा साहब को भारत रत्न भी मिला। सोचिए, बहुजनों को इनसे सीख लेनी चाहिए। शुक्रिया आकाश, उनके इस जन्मदिन को याद दिलाने के लिए। शायद सोशल मीडिया पर लोग भूल से गए हैं। इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या ये खबर आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है? ये खबरें कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।